हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइज आज का जो आप जैसे कि देख सकते हैं रहने वाला है क्या, कार्नेटिक वॉर पार्ट 2। ओके, इसका पार्ट 1 में पहले कवर करा चुका हूं और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा और अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे की ओर मिल जाएगा क्या, वीडियो का लिंक। राइट, तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन में क्या रहेगा आपका, कर्नाटक युद्ध का पार्ट 2। ओके, अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं वो रहेगा 1749 टू 54। ओके, इससे पहले मैं आपको एक फास्ट एंड क्विक रीजन दूंगा किसके अबाउट में, प्रीवियस क्लास के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर किस किस के बीच में हुई थी, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। ओके, इन दोनों के बीच में शुरू हुई थी और कैसे कैसे स्टार्ट हुई थी वो मैं बता दूं। जो फ्रेंच गवर्नर था ड्यूप्लेक्स, वो कौन था, वो फ्रेंच की साइड से गवर्नमेंटेड इंसान था। राइट, और इसने स्टार्ट किया था इंडिया में एक्सपेंशन करना। उसके बाद क्या हुआ था गाइस, उसके बाद क्या हुआ था, ड्यूप्लेक्स पहला ऐसा बंदा था जिसने अपनी आर्मी में इंडियंस को भर्ती किया था। ठीक है, इंडियंस को अलाउ किया था। और उसके बाद में क्या हुआ था कि बाहर ना एक वार छिड़ गई थी, कहां पे, आउट ऑफ कंट्री की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं बात कर रहा था, वहां पे कौन सी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन वहां पे स्टार्ट हो गया था। राइट, रीजन ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वहीं से स्टार्ट होता है। राइट, और यहां पर भी इंडिया में यही दो कंपनीज काम कर रही थी, कौन कौन, ब्रिटिश और फ्रेंच। तो इन दोनों में भी यहां पर कंफ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। ओके, और बढ़ते बढ़ते इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ब्रिटिश क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमला कर देते हैं किसके, फ्रेंच के शिप पर। ओके, जिसके बाद में जो डुप्लेक्स था वो अपने दोस्त से हेल्प मांगता है, किससे, जो मॉरिशस में बैठा होता है उससे हेल्प मांगता है, जिसका नाम था क्या, लाबेडनोस से हेल्प मांगता है और फिर वो अपने शिप भेज देता है। जिसके बाद जो ड्यूप्लेक्स होता है वो वॉर को जीत जाता है, मतलब कि उनको हरा देता है ब्रिटिशर्स को। राइट, जिसके बाद में फिर इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाते हैं और फिर ये अपनी जो शिप वगैरह वापस बुला लेता है। राइट, वापस बुला लेता है, लेकिन ये फिर भी क्या करते हैं, जैसे देखते हैं कि ब्रिटिशर्स कि इनका ना क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेक्स के शिप वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप कमजोर हो गया, फिर से इसके ऊपर अटैक करते हैं पौंडुचेरी के ऊपर, लेकिन ये फिर से इसकी मुखी खा जाते हैं, मतलब कि इसको जीत नहीं पाते हैं। ड्यूप्लेक्स फिर भी इनको हरा देता है। राइट, इसके बाद में अनवरुद्दीन से इनकी बात होती है। अनवरुद्दीन कौन होता है, वो कार्नेटिक रीजन का एक नवाब होता है। ओके, ये जो बंदा है ये अनवरुद्दीन। राइट, तो ये इनसे बातचीत करने की कोशिश करता है कि आप ही क्या कर रहे हो मेरे एरिया में, समथिंग ऐसा करके। ठीक है, लड़ाई वड़ाई बंद करो, ऐसे करता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में रहता है। ब्रिटिशर्स को भड़का देते हैं कि देखिए यार ये फ्रेंच लोग ऐसे कर रहे हैं, हमारा वो हैदराबाद वाला रीजन भी इन्होंने छीन लिया, समथिंग ऐसे करके। तो इसको बेसिकली भड़का देते हैं, ऐसा करके। ऐसे मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्लास आप देख लीजिएगा एक बार, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू समझा रहा हूं। ओके, फिर अनवरुद्दीन को क्या आता है कि गुस्सा आ जाता है इनकी बातों पे, ड्यूप्लेक्स की, और फिर इनके ऊपर हमला कर देता है, ये युद्ध छेड़ देता है इनके ऊपर। लेकिन क्या होता है कि ड्यूप्लेक्स की छोटी सी आर्मी अनवरुद्दीन की बड़ी सी आर्मी को हरा देती है। राइट, अनवरुद्दीन की क्या कर देती है, बड़ी सी आर्मी को हरा देती है। और हराने के बाद इन दोनों की जगह, मतलब इन ये दो जहां पे युद्ध करते हैं, जहां पे ये युद्ध होता है उसका नाम होता है मलियापुर। तो ये बैटल ऑफ मलियापुर के नाम से जाना जाता है, जो कब लड़ा गया था, यानी कि 1746 में ये लड़ा गया था मद्रास के अंदर। राइट, और इसको जीतता कौन है, फ्रेंच जीत जाते हैं। ओके, तो ऐसे करके फिर आगे चल के वो वॉर ऑफ सक्सेशन बंद हो जाता है और वहां पे कोई ट्रीटी वगैरह साइन हो जाती है, कौन सी, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले। ओके, एक्सला चैपल वो ट्रीटी वगैरह साइन हो जाती है और यहाँ पे ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर बंद हो जाती है। तो आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा सेकंड कार्नेटिक वॉर, और इसके रीजन क्या क्या रहे वो मैं आपको बताऊंगा, और ये कैसी वॉर थी, अनऑफिशियल थी या वो ऑफिशियल थी, वो सब यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। ओके गाइज, तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आप बात करके लिखिएगा, ये एक अनऑफिशियल बात है, क्योंकि बाहर तो वो लोग ट्रीटी वगैरह साइन कर लिए थे। राइट, वो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल उन्होंने साइन कर ली थी। राइट, तो लेकिन यहां इंडिया में ये वॉर शुरू हो जाती है, कैसे वो अभी बताऊंगा, वो कैसे शुरू होती है। राइट, तो ये आप इसको ना थोड़ा सा स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, ये एक अनऑफिशियल वॉर थी। कौन सी, दूसरा कर्नाटक युद्ध कैसा था, अनऑफिशियल था, जो 1749 और 1754 के बीच में लड़ा गया था। राइट, आगे चलते हैं। गाइस, ड्यूप्लेक्स जो बंदा था उसने अनवरुद्दीन की बड़ी सी सेना को हरा दिया था। ठीक है, बहुत बड़ी सेना थी इसके पास में और उसकी छोटी सी आर्मी ने इसको हरा दिया था। तो ड्यूप्लेक्स थोड़ा खुश था कि यार मैं ऐसा भी कर सकता हूं क्या, इतनी बड़ी सेना को मैंने कैसे हरा दिया। इसको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर ये हंसने लग गया अनवरुद्दीन के ऊपर, इस तरीके से देखिए कैसे देख करके हंस रहा है। राइट,
तो अनवरुद्दीन को हराने के बाद में इसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप हो गया, किसका, ड्यूप्लेक्स का, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी को हराया यार, कॉन्फिडेंस अप होने की पक्की बात है, राइट। देखिए ड्यूप्लेक्स आदमी ये रहा आपका, ये ड्यूप्लेक्स है, इसको भूलना नहीं। ये फ्रेंच की साइड से सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति और सबसे दिमागदार बंदा था, ये सबसे ज्यादा दिमागदार और माइंडेड बंदा था, मतलब कि जिसने फ्रेंच की साइड से काफी ज्यादा एक्सपेंशन करने का ट्राई किया था, राइट। ये भूलना नहीं आप इस बंदे को, ओके। तो नाउ ड्यूप्लेक्स थिंक अबाउट द एक्सपेंशन। तो जैसे ये वॉर वगैरह जीत जाता है उसके बाद ये क्या करता है कि एक्सपेंशन करने का सोचता है कि चलो यार अब मैं यहां पे एक्सपेंशन कर सकता हूं, अपना जो एरिया वो बढ़ा सकता हूं, क्योंकि यहां के जो राजा है ना वो उनकी आर्मी बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन उसमें दम नहीं है कुछ भी, राइट। वो मतलब कि उनके पास में टेक्निक नहीं है, हमारे पास में टेक्निक भी है, सब चीज है। और अब तो इंडियन सोल्जर भी हमारा क्या दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, ओके। तो ये आगे चलता है और अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट करता है। अब ड्यूप्लेक्स का मास्टर प्लान क्या होता है एक्सपेंशन करने का, वो ये होता है गाइस कि ये ना किंग्स जो वहां के लोकल राजा थे उनके पर्सनल इश्यूज में घुसेगा और उसमें घुसने के बाद में अपना फायदा निकालेगा। वो कैसे निकालेगा वो बताता हूं अभी कैसे। मतलब कि सपोज दैट कि किंग वर्सेस किंग की, यानी कि राजाओं के आपस में लड़ाई हो रही है, कोई इशू चल रहे हैं किसी गद्दी के ऊपर, राइट। तो ये क्या करेगा, उसमें से किसी भी एक को सपोर्ट कर देगा, जिसका पल्ला भारी होगा उसको सपोर्ट करेगा और वहां पर उसको ना आर्मी सपोर्ट देगा और आर्मी सपोर्ट के बदले क्या करेगा, उनसे कुछ जगह एक्वायर कर लेगा। ऐसे करके इसने अपना दिमाग लड़ाया और इंडियन राजाओं का देखा कि कहां कहां कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, राइट। तो यहां से जो ड्यूप्लेक्स था वो स्टार्ट करता है लोकल प्रिंस के इश्यूज में घुसना, ओके। और ये अब चेक करेगा कि कहां कहां क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो इसने देखा उसके बाद में कि हैदराबाद में ना गए निजाम पोस्ट के लिए इश्यूज चल रहे हैं, ओके, झगड़े चल रहे हैं। देखिए हैदराबाद के निजाम कुछ ऐसे होते थे, ये देखें आप बैठे हैं दो बंदे, ये फ्रॉक टाइप कुछ पहन करके बैठे और गुलाब सूंघे जा रहे हैं, वाह क्या बात है। तो ठीक है गाइस, तो ये हैदराबाद में निजाम पद के लिए चल रहा था, ओके। और सेकंड इसने देखा कि सेम चीज चल रही है कहां पे, कार्नेटिक रीजन में, वहां पे नवाब पद के लिए, बंगाल में नवाब पद के लिए क्या चल रहा है, कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे वहां पे क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो इसने देखा कि यहां पे मैं अपना फायदा कैसे निकालूंगा। गाइस अब यहां पे कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है गाइस, हैदराबाद में वहां के, अगर मैं हैदराबाद की बात करूं, पहले मैं आपको हैदराबाद का समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको कहां का, कर्नाटक का समझाऊंगा। हैदराबाद में वहां के निजामुल मुल्क, देखिए ये निजामुल मुल्क क्या बंदा है, ये जो इधर मैंने बनाया हुआ है ये बंदा निजामुल मुल्क है गाइस, ओके। तो इसकी डेथ के बाद में, इसकी मृत्यु के बाद में क्या होता है कि इसके दो बेटे होते हैं। निजामुल मुल्क के क्या होते हैं, दो बेटे होते हैं। एक बड़ा बेटा होता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है एक बड़ा बेटा, लेकिन इसकी भी डेथ हो जाती है बड़े बेटे की। अब बड़े बेटे का जो बेटा होता है, बड़े बेटे निजामुल मुल्क के बड़े बेटे का बेटा, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है क्या गाइस, मुजफ्फर जंग, ठीक है। ये कौन है, निजामुल मुल्क का बड़े बेटे का बेटा है, यानी कि निजामुल मुल्क का क्या पोता हुआ, ओके। इसका नाम था क्या, मुजफ्फर जंग। ये बंदा वहां की गद्दी के लिए लड़ रहा था। और दूसरी ओर निजामुल मुल्क का छोटा बेटा, इसकी दो बेटे थे ना, छोटा बेटा जिसका क्या नाम था, नासिर जंग, ये रहा बंदा नासिर जंग। तो ये चाचा और भतीजे के बीच में वर्सेस लड़ाई चल रही थी, क्या की, किस चीज की, भाई मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूं। तो ये निजाम पद के लिए इन दोनों के बीच में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही थी। तो इसने देखा ओके ठीक है, हैदराबाद में इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। दूसरी ओर कर्नाटक रीजन में क्या चल रहा था, नवाब पद के लिए, बंगाल वाले रीजन। देखिए कर्नाटक रीजन मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ये होता है इंडिया की साइड में, ओके। इसी को हम बंगाल वाला रीजन भी बोलते हैं, ओके। दूसरी ओर कर्नाटक में बंगाल वाले रीजन में नवाब पद के लिए क्या चल रहा था, इश्यूज चल रहे थे। किस किसके बीच में, चांद साहिब के। चांद साहिब कौन था गाइज, ये जो चांद साहिब था मैं भी बताता हूं आपको आगे चल के। देखिए यहां पे किसके, पहले आप पंगे देख लो, पंगे चल रहे चांद साहिब और वर्सेस अनवरुद्दीन के। देखिए गाइस अनवरुद्दीन का नाम सुनकर के आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको यहां पे आगे चल के इसको कनेक्ट करके बताऊंगा कि कैसे कैसे अनवरुद्दीन हारा था और इसका इस लड़ाई से क्या संबंध है, राइट। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। गाइस देखिए कि इन दोनों के बीच में कर्नाटक रीजन में क्या चल रहा था, बवाल चल रहा था, किसके लिए, नवाब पद के लिए, ओके। अब गाइस यहां पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि अनवरुद्दीन से पहले कर्नाटक रीजन में जो शासन करता था वो करता था तो कौन, दोस्त अली। दोस्त अली का शासन था और दोस्त अली डायरेक्टली कनेक्टेड था किससे, अनवरुद्दीन से, ओके। तो
अगर दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है, दोस्त अली को कुछ भी हो जाता है, तो वहां पे जो नवाब बनने के लिए जो एलिजिबल होता है वो कौन होता है? अनवरुद्दीन होता है, राइट। लेकिन नवाब ये जो था कौन, चांद साहिब, ये दोस्त अली का दामाद था, तो ये भी चाहता था कि मैं भी यहाँ का क्या बनूं, नवाब बनूं, ये भी वहां के, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहे थे, राइट। जब दोस्त अली की डेथ हो जाती है गाइस, जब इसकी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, तो इसका जो सन इन लॉ होता है, मतलब दामाद जो मैंने ऊपर बताया आपको, चांद साहिब, ये भी क्या करता है, वहां का नवाब बनना चाहता है। और दूसरी ओर अनवरुद्दीन भी यहाँ पे चल रहा है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड था किसके साथ में, किसके साथ में, दोस्त अली के। तो ये भी यहाँ पे क्या चल रहा है, एक इशू चल रहा है, किस पद के लिए गाइस, नवाब पद के लिए। तो इस चीज को किसने, ड्यूप्लेक्स ने परखा कि यार ये दो रीजन में चल रहा है, तो अभी मेरे को यहां से कैसे कैसे फायदा उठाना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा गाइस। गाइस हिस्ट्री को ना कहानी के रूप में समझ करके चलिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं सिर्फ सुनिएगा, एक दो बार क्लास को सुनेंगे ना आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको नोट्स से बनाए तो नोट्स भी बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इसी तरीके से, बाकी जैसा भी आपका एक अप्रोच हो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब ड्यूप्लेक्स यहां पे कैसे अपना फायदा उठाता है वो बताता हूं आपको। देखिए ये ड्यूप्लेक्स है बंदा, ओके, इसने देखा था कि हैदराबाद में किस पद के लिए चल रहा था, निजाम पद के लिए, ओके, और बंगाल में किस पद के लिए चल रहा था, नवाब पद के लिए। इन दोनों में क्या चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो किसने, ड्यूप्लेक्स ने क्या काम किया, क्या किया ड्यूप्लेक्स ने, हैदराबाद में निजाम पद के लिए जो इसने सपोर्ट किया वो किसको किया, मुजफ्फर जंग को गाइस, मुजफ्फर जंग को इसने सपोर्ट किया। मुजफ्फर जंग कौन था, मुजफ्फर जंग कौन था गाइस, जरा बताओगे मुझे। ये निजाम उल मुल्क का क्या था, पोता था, यानी कि बेटे का बेटा, जिसकी डेथ हो गई थी, समझ रहे ना, ये बड़े बेटे का बेटा था, कौन, मुजफ्फर जंग। तो इन्होंने इसको सपोर्ट किया, किसने, फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया, ओके। और दूसरी और कौन सा कार्नेटिक रीजन में इन्होंने नवाब पद के लिए किसको सपोर्ट किया, वो सपोर्ट किया इन्होंने चांद साहिब को। अब चांद साहिब कौन था गाइस, चांद साहिब था किसका, ये दोस्त अली का क्या था, सन इन लॉ, यानी कि दामाद था, इसको सपोर्ट किया। क्योंकि के मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अनवरुद्दीन डायरेक्टली ब्रिटिशों के कनेक्टेड रहता था और उनके सपोर्ट में भी रहता था, राइट। तो इस वजह से इन्होंने क्या काम किया, चांद साहिब को इन्होंने सपोर्ट किया, किसने, फ्रेंच ने। अब इन दो जगह पर जो फ्रेंच सपोर्ट कर रही है वो दो बंदों को कर रही है, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को और कार्नेटिक रीजन में किसको, चांद साहिब को। अब जब इन दोनों को फ्रेंच का सपोर्ट आ गया तो गाइस यहां पे दूसरी बड़ी पार्टी कौन बनती है, वो कौन बनती है गाइस, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने कहा अच्छा ठीक है आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे करके, हम भी आ रहे हैं बीच में। इन्होंने सपोर्ट किया किसको, अब भाई हैदराबाद में नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग चल रहा था, तो इन्होंने नासिर जंग को हैदराबाद में सपोर्ट किया, किसने, ब्रिटिशों ने। ब्रिटिश ने सपोर्ट किया किसको, नासिर जंग को। और बंगाल में किसको सपोर्ट किया, अनवरुद्दीन को। यहां से तो इनके साथ में इनके थे ही अच्छे खासे संबंध, किसके, अनवरुद्दीन के साथ में, तो इनको इसी को सपोर्ट करेंगे, ओके डन। अब क्या हो गया, इन दोनों को देखिए, यहां पे भिड़न किसकी थी, भिड़न किसकी थी, हैदराबाद में निजाम पद के लिए उन दोनों आपस में राजाओं की चल रही थी। और कार्नेटिक रीजन में किसकी चल रही थी, बंगाल वाले रीजन में दो राजाओं की चल रही थी। लेकिन फ्रेंच ने इन दोनों को सपोर्ट किया अलग अलग रीजन में, ब्रिटिशों ने फिर उनको सपोर्ट किया अलग अलग रीजन में। तो गाइस ये जो वॉर थी अनऑफिशियली स्टार्ट हो गई ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच, क्योंकि कि ये अपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, राइट। तो यहां से अनऑफिशियली क्या होती है, कार्नेटिक वॉर शुरू होती है, ओके। किस किस के बीच में, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में ये वॉर स्टार्ट हो जाती है। गाइस ये ऑफिशियली वॉर इसलिए नहीं थी क्योंकि बाहर तो गाइस उन्होंने टीटी वगैरह साइन कर रखी थी ना, कौन सी, टीटी ऑफ एक्स्ट्रा चैपल जो भी थी वो इन्होंने साइन कर रखी थी। तो यहां इंडिया में तो कोई बात ही नहीं थी, तो इन्होंने इन दोनों को सपोर्ट करने के माध्यम से गाइस इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो कार्नेटिक वॉर यहां पे शुरू हुई, कौन सी, अनऑफिशियली, ये याद रखना ये अनऑफिशियली वॉर थी, ओके। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ओके डन। देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट विद किस किस के बीच में, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में। देखिए ये शुरू हो गई, मारकाट शुरू हो गई भाई। अब जब मारकाट शुरू हो गई है वो कैसे चलेगी, इसका क्या परिणाम होगा, वो सब मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। अब गाइस जो फ्रेंच आर्मी थी उसने अनवरुद्दीन को मार दिया था, आपको पता है।
क्या भाई अनवरुद्दीन ने उनके ऊपर हमला किया था और इन्होंने बुरी तरीके से उसको हराया था और मार भी दिया था गाइस। किसको? फ्रेंच आर्मी ने अनवरुद्दीन को मार दिया था, उसको लड़ाई में हरा दिया था, राइट। क्योंकि ये किसका सपोर्ट करता था? ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करता था। अब गाइस इसके बाद में जिस बैटल में अनवरुद्दीन को मारा गया, जिस बैटल में इन्होंने फ्रेंच ने अनवरुद्दीन को हराया, उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ अंबुर। याद रखना ये 1749 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में? ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी? फ्रेंच वर्सेस अनवरुद्दीन को। गाइस एक चीज और यहां पर समझ करके चलिएगा, वो क्या कि देखिए अनवरुद्दीन को किसने हराया था? फ्रेंच ने हराया था बेशक, लेकिन ये इसके साथ में दूसरी लड़ाई थी, सेकेंड वॉर थी। किसके साथ में? फ्रेंच के साथ में। किसके? अनवरुद्दीन की। ओके, अनवरुद्दीन की फ्रेंच के साथ में, फ्रेंच वर्सेस अनवरुद्दीन की सेकेंड लड़ाई थी। ओके, क्योंकि पहली लड़ाई कौन सी हुई थी? बैटल ऑफ मलियापुर। ठीक है, बैटल ऑफ मलियापुर हुई थी गाइस, बैटल ऑफ मलियापुर। आपको याद होगा पिछली क्लास का। ओके, पहली जो वॉर थी उसमें क्या किया था इसने? फ्रेंच ने इसको बुरी तरीके से हराया था, लेकिन इस लड़ाई में इसे बिल्कुल डेथ ही कर दी इसकी, मतलब कि मार ही दिया था, जान से मार दिया था इसको। ओके, तो ये चीज आप नहीं भूलना, ये चीज आप नहीं भूलना गाइस। ओके, बैटल ऑफ अंबुर में किसको? अनवरुद्दीन को बिल्कुल बुरी तरीके से मार दिया गया था और फर्स्ट बैटल में इसको हराया गया था। याद रखना, दो बैटल लड़ी गई थी किसके? अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रेंच के बीच में। ओके देन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब भाई अनवरुद्दीन तो सपोर्ट करता था किसका? ब्रिटिशर्स का। तो अनवरुद्दीन का एक लड़का था जिसका नाम था क्या? महमूद अली। इसको सपोर्ट था किसका? ब्रिटिशों का। ब्रिटिशों ने इसको बचाया, इसकी जान बचाई और उसको बचा करके त्रिचापल्ली में भेज दिया, त्रिचरापल्ली में भगा करके भेज दिया। वहां पर ब्रिटिशों का पहले से किला था और वहां पर बोला कि तू एक काम कर, वहां पे चले जा भाई, अपनी जान बचा और वहां पर हमारे लिए काम कर, अभी के लिए वहां सेफ रह तू। ठीक है, इसको बचा करके इन्होंने वहां भेज दिया। किसको? महमूद अली को। महमूद अली किसका लड़का था? अनवरुद्दीन का। ओके, तो ये चीज आप याद रखना। आगे चलते हैं। अब अनवरुद्दीन के बाद में फ्रेंच का जो सपोर्ट पाकर, जो फ्रेंच का सपोर्ट उसके साथ था, किसके साथ था? चांद साहिब। चांद साहिब कौन था गाइस? ये किसका था? दोस्त अली का क्या था? ये दामाद था। ठीक है, अब दोस्त अली का दामाद था, इसके साथ में सपोर्ट था किसका? फ्रेंच का। सपोर्ट पाकर ये वहां का क्या बन गया? बंगाल का नवाब बन गया, नवाब बन गया गाइस। ठीक है, अब दूसरी ओर हैदराबाद की अगर मैं बात करूं, हैदराबाद की अगर मैं बात करूं गाइस, तो वहां पर फ्रेंच ने अटैक किया किसके ऊपर? नासिर जंग के, जिसका सपोर्ट कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स। और इसको भी इन्होंने मार दिया। किसने? फ्रेंच ने इसको भी मार दिया। और अब हैदराबाद का जो हैदराबाद का कौन जो नवाब बना, सॉरी निजाम बना, हैदराबाद का निजाम कौन बना? वो बना मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग कौन था गाइस? मुजफ्फर जंग था किसका? निजामुल मुल्क का पोता था, ये पोता। ओके, याद रखना, इसको भी याद रखना गाइस। ठीक है, अब गाइस फ्रेंच का जो कंट्रोल था वो हैदराबाद से लेकर के कहां तक हो गया गाइस? कर्नाटक रीजन तक हो गया। अब अगर मैं बात करूं इनडायरेक्टली कि जो फ्रेंच है वो क्या करते जा रहे हैं? एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। यहां पर जो ड्यूप्लेक्स ने सोचा था उसका सोचना सही साबित हो रहा है और उसका जो प्लान है वो सक्सेसफुली क्या हो रहा है? कामयाब हो रहा है। अब बाद में क्या होता है गाइस? जो मुजफ्फर जंग होता है वो आपसे भिड़ंत के कारण क्या होता है? मारा जाता है, मतलब कि आपसे झगड़ों में मारा जाता है, घर वाले झगड़ों में। ठीक है, बनने के बाद वो आपसे झगड़ों में मारा जाता है। उसके बाद में किसके? मुजफ्फर जंग के बाद में हैदराबाद का निजाम कौन बनता है? हैदराबाद का निजाम कौन बनता है? वो बनता है सलाबत जंग। ये सलाबत जंग, ये टकलू आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ये जो सलाबत जंग था इसको नॉमिनेट किसने किया था गाइस? यहां पर अब बुशी भी आ चुका था। कहां से? फ्रेंच की साइड से बुशी आ चुका था, फ्रेंच गवर्नर बुशी। बुशी को याद रखना, बुशी ने नॉमिनेट किया था कि इसको सलाबत जंग को, कि यार देखो अब जो मुजफ्फर जंग की डेथ हो चुकी है तो ये बंदा अपना ये कौन? सलाबत जंग, इसको बिठा दो गद्दी पर, इसको वहां का निजाम बना दो। कहां का? हैदराबाद का। ठीक है, इसको हैदराबाद का निजाम बना दिया गया और हैदराबाद का निजाम बनाया किसको? सलाबत जंग को। अब हैदराबाद का निजाम कौन है? सलाबत जंग है। और बुशी ने इन दोनों रीजन पे, कर्नाटक और हैदराबाद वाले रीजन पे पूरे 7 साल तक कंट्रोल करके रखा गया। 7 साल तक। अगर मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं तो कंट्रोल का मीन्स क्या है? मैंने आपको ऊपर भी बताया। कंट्रोल मीन इज, ये क्या करते थे? दो राजाओं के बीच में, जिनके बीच में कंफ्लिक्ट चल रहे होते थे, उनको अपना आर्मी सपोर्ट देते थे एक और उसको जिता देते थे और बाद में उससे कुछ एरियाज
कैप्चर कर लेते थे तो इसी को क्या करते थे, कंट्रोल करते, जो एरिया इनको मिलता था उसको ये कंट्रोल करते थे। ओके, तो ये कंट्रोल का बेसिकली मीन था। आगे चलते हैं। अब जब ऐसा कुछ हो रहा है गाइस तो ब्रिटिशर्स तो बहुत ज्यादा गुस्से में ही होंगे ना, क्योंकि वो हारते जा रहे हैं। उनके पास में सिर्फ एक ही रीजन है, वो कौन सा, त्रिचैपल्ली, जहां पे क्या महमूद अली को बैठा रखा है इन्होंने। महमूद अली किसका बेटा था, अनवरुद्दीन का बेटा था, राइट। इनके पास में सिर्फ ये था। जब गाइस ये प्रॉब्लम में आए तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने सबसे दिमागदार बंदा और सबसे इंटेलिजेंट ब्रिटिशर्स की साइड से किसको, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया कि सर आ जाओ, हम जा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में, आप बस आओ और हमारा आप कल्याण करो, हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं। ओके, अब ब्रिटिशों ने अपने सबसे तेज और सबसे चालाक आदमी को बुला लिया था, किसका, जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव ने आते ही पहले पूरी सिचुएशन को देखा और उसके बाद में एक प्लान बनाया। रॉबर्ट क्लाइव ने, देखिए मैंने आरसी करके लिखा, रॉबर्ट क्लाइव मेक अ प्लान एंड गेट अप्रूवल। भाई इन्होंने उनसे, रॉबर्ट क्लाइव ने पहले प्लान बनाया, फिर बोला जो ब्रिटिशर्स थे जो वहां पे हार रहे थे कि देखो यार मेरे पास में एक प्लान है, अगर आप इसको अप्रूव करो तो। उन्होंने बोला कि यार हम तो वैसे हार रहे हैं, आपका जो भी प्लान है हम सबको मंजूर है, बस आप इस मुसीबत से हमें निकालिए, राइट। तो उसने बोला, जो रॉबर्ट क्लाइव का प्लान था, इसका प्लान क्या था, इसने बोला कि देखिए हम ना फ्रेंच के मेन सेंटर पे अटैक नहीं करेंगे, मेन सेंटर पे अटैक नहीं करेंगे, हम इनके छोटे छोटे सेंटर्स पर अटैक करेंगे, ताकि क्या हो, फ्रेंच का जो ध्यान है वो भटक जाए और उनका जो पूरा का पूरा अटेंशन है वो यहां पर आ जाए कि इन पे छोटे सेंटर्स पे, फिर हम पीछे से जाकर के इनके बड़े सेंटर पे क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, राइट। ये बेसिकली प्लान था किसका, ये बेसिकली प्लान था रॉबर्ट क्लाइव का गाइस। ये बहुत दिमागदार बंदा था, बहुत दिमाग से खेलता था। और आगे चल करके इसने क्या किया, देखिए बाद में हैदराबाद के रीजन पर अटैक भी करता है। ओके, वो मैं अभी आपको बताता हूं। ऊपर चलते हैं। देखिए गाइस, इसने अपने प्लान जो बनाया था उस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने जिसके बाद क्या किया, आरकोट वाले रीजन पे जो फ्रेंच के कंट्रोल में था, इस रीजन पर एवे मतलब कि बिना मतलब कि 53 डेज तक इसने लड़ाई छेड़ी रखी। वहां पे गोला बारूद करता रहा है, मतलब कि गोला बारूद बरसाता रहा और लड़ाई जबरदस्ती चलाता रहा वहां पे। अब फ्रेंच परेशान हो गए, उन्होंने जबरदस्ती क्या देखा कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, ऐसे खामाखाई में लड़ाई हो रही है, ना कोई कुछ बात है ना कुछ। ओके, अब इन्होंने क्या काम किया, किसने, फ्रेंच ने, जो प्लान था किसका, रॉबर्ट क्लाइव को, वो सक्सेसफुल हुआ। बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंच ने परेशान होकर के अपनी सारी आर्मी आरकोट वाले रीजन पे बुला ली कि यार इसको पहले बंद करो, खामखा हमारे ऊपर गोलाबारी की जा रही है। ओके, अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अपनी सेना लेकर के पूरा का पूरा, जैसे इसने देखा, जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि सारी की सारी आर्मी किसकी, फ्रेंच की, कहां पर आ गई है, आरकोट वाले रीजन में आ गई है, तो पीछे से निकल कर किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी पूरी सेना लेकर के क्या किया, कर्नाटक वाले रीजन पर अटैक कर दिया और चांद साहिब को मार दिया, चांद साहिब को मार दिया। और चांद साहिब को मारने के बाद में वहां पर महमूद अली, जो किसका बेटा था, जो किसका बेटा था गाइस, ये बेटा था किसका, अनवरुद्दीन का, इसको वहां का क्या बना दिया, नवाब बना दिया गाइस। कर्नाटक वाले रीजन का क्या, बंगाल का नवाब बना दिया, किसको, महमूद अली को, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। बहुत ही दिमाग से काम लिया गाइस। लेकिन हैदराबाद वाली जगह अभी भी किसके कंट्रोल में थी, जो निजाम वाली जगह थी वो किसके कंट्रोल में थी, वो फ्रेंच के कंट्रोल में थी। अब इन लड़ाई के बारे में बाहर पता चलता, तो गाइस इन लड़ाई के बारे में बाहर पता चला कहां पर, बाहर जहां पे यार कौन सी लड़ाई शुरू हुई थी, जब वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुई थी, जहां पर फिर वो बाद में बंद हो गई थी, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के बीच में। ओके, तो वहां पर फिर पता चलता है कि यार हम तो यहां पे संधि करे बैठे हैं, ट्रीटी साइन करे बैठे हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं अंदर जाकर के, भाई इनको जरा समझाओ, ठीक है। तो ब्रिटिशों को जो ब्रिटिशर्स थे बाहर, जो ग्रुप था उनका, बेसिकली उन्होंने बोला यार देखो हम यहाँ पे टीटी वगैरह साइन करके बैठे, आप अंदर लड़ाई क्यों कर रहे हो। उन्होंने बोला किसको, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह को बोला। ओके, और फ्रेंच गवर्नमेंट ने फ्रेंच को यानी कि डुप्लेक्स को बोला यार तुम क्या कर रहे हो, अंदर लड़ाई कर रहे हो, एक काम करो इसको बंद करो बिल्कुल, क्योंकि हम तो यहाँ पे ट्रीटी साइन करके बैठे, कौन सी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। ओके, तो ये लड़ाई बेसिकली यहां पर भी इन्होंने बंद करा दी। और जो डुप्लेक्स था बोले कि यार डुप्लेक्स तूने बड़ी तबाही मचा रखी है, काम कर तू वापस आ जा। कहां पे, तू वापस आ, फ्रेंच वापस आ, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, इसको जैसे बाहर से बुलावा आया तो ये वापस चला गया। गाइस अगर ये वापस नहीं जाता ना कौन, डुप्लेक्स, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करता, क्योंकि बहुत दिमाग था इस बंदे के पास में। इसको वापस बुलाकर उन्होंने गलती कर ली और इसकी जगह पर कौन बंदा भेज दिया, किसकी, डुप्लेक्स की जगह पर एक बंदा भेजा जिसका नाम था क्या, गोडेहू भेज दिया। और गोडेहू ने आते क्या किया, एक ट्रीटी साइन कर ली किसकी, ब्रिटिशर्स के साथ में एक ट्रीटी साइन करी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। इसका मतलब क्या था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी का, कि यार देखो ना तो हम यहाँ के लोकल राजा के मैटर में घुसेंगे,
और ना ही देखिए लिखा है मैंने, जिसका मतलब ये था कि लोकल राजा के इश्यूज में ना तो फ्रेंच घुसेंगे और ना ही ब्रिटिशर्स घुसेंगे। ओके, अब यहां पे जो सेकंड वॉर जो खत्म होती है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड वॉर, कार्नेटिक वॉर तो समाप्त हो गई, लेकिन अब यहां पे एक छोटा सा आपको क्या समझाऊंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा। कंसेप्ट ये है गाइस, यहां पर ना अभी फ्रेंच जो है वो हैदराबाद वाला रीजन अभी भी कब्जाए बैठी है, और कार्नेटिक कौन, ब्रिटिशर छीन चुके हैं। कार्नेटिक कौन छीन चुके हैं, ब्रिटिशर छीन चुके हैं। तो एंड ऑफ द वॉर क्या होता है, कंसेप्ट यह है कि कहीं ना कहीं यहां पर आफ्टर वॉर, आफ्टर सेकंड कार्नेटिक वॉर, जो ब्रिटिशर है वो थोड़ा सा एक्सपेंड करते दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट इनके पास में कौन सा रीजन आ चुका था, कार्नेटिक वाला रीजन आ चुका था। ओके, और फ्रेंच कहीं ना कहीं लीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दैट ये क्या, अपना कार्नेटिक वाला रीजन हार चुके थे। इनके पास में सिर्फ एक ही रीजन रह गया था, कौन सा वाला, हैदराबाद वाला, हैदराबाद वाला रीजन। तो गाइज यहां पे वॉर एंड होती है। आई होप कि गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। गाइज मेरा ये कंसेप्ट समझाने का आपका ये रीजन था कि आपको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से अपना जो थर्ड वॉर है, थर्ड कार्नेटिक वॉर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, और आप ये कंसेप्ट समझ के रखना, और हम आगे की चीजें कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा गाइज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, सब्सक्राइब कीजिएगा और गाइज शेयर कर दीजिएगा। शेयर आप करते हैं, आई नो वेरी वेल, तो गाइज इसको शेयर भी कीजिएगा। गाइज मैं हिस्ट्री में आपको सब चीज डेप्थ में समझा रहा हूं। ओके गाइज, सब चीज में आपको बहुत ही ज्यादा डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, आपने एक बार इसको पढ़ लिया ना, आपको दोबारा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टेप बाय स्टेप क्लास लेते जाइए, और अपना जो मैं कंसेप्ट और आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझा रहा हूं उसको इसी तरीके से नोट करते चलिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं छूटेगा, आपको दोबारा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक्स इतना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को। ऐसे बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, हमारे परिवार के साथ में। थैंक यू सो मच गाइज अगेन।